हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास पी ब्लॉक में हम लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली को स्टार्ट किया, उसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज देखी और हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं, उनका क्या नेचर होता है, उनका बेसिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, रिडक्शन प्रॉपर्टीज और ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मिलने जा रहे हैं अपने सेकेंड कंपाउंड के साथ, दैट इज हैलाइड्स। ठीक, तो जैसा कि आप लोग जानते हो नाइट्रोजन फैमिली में ग्राउंड स्टेट में तो क्या होते हैं, वैलेंस शेल में जैसे फास्फोरस की बात करूं, इसका कॉन्फिगरेशन हो गया आपके पास 3s2 3p3, तो 1 2 3 4 5 और यहां पर आपका 3d ऑर्बिटल वैकेंट है। ठीक, ये होती है इसकी ग्राउंड स्टेट। अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये बनाएगा 3s1 3p3 और 3d5। तो देखो यहां इसके वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है, जबकि कितने बॉन्ड बना सकता है इस स्टेट के अंदर 5 बॉन्ड। तो इस दो स्टेट्स की वजह से 3 and 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दो तरह के हैलाइड्स बनाते हैं, एक ट्राई हैलाइड्स और दूसरे पेंटा हैलाइड्स। ठीक, तो हमको यहां पर दो टाइप के हैलाइड्स डिस्कस करने, एक ट्राई हैलाइड्स और दूसरे पेंटा हैलाइड्स। तो पहली चीज एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म 2 types of halides. First is trihalides and second are pentahalides. ठीक, तो ट्राइहैलाइड्स और पेंटाहैलाइड्स दो तरह के लोग हैलाइड्स बनाते हैं। आओ एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं ट्राइहैलाइड्स की। ठीक, तो यहां पर सारे मेंबर्स, इस ग्रुप के सारे मेंबर्स ट्राइहैलाइड्स बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन बनाएगा NX3, ठीक, फास्फोरस मतलब सबके सब MX3 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। यहां पर M कौन कौन हो सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इनमें से ऑलमोस्ट हर एलिमेंट क्या बनाता है, ट्राइहैलाइड फॉर्म करता है, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, ये सारे ट्राइहैलाइड्स जो होते हैं, all the trihalides are covalent except BiF3। अगर आप बिस्मथ के ट्राइहैलाइड को छोड़ दो तो उसके अलावा चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, इन सबके हैलाइड्स नेचर में कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। तो सारे के सारे कोवेलेंट है और जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, दिस कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक, तो इन हैलाइड्स का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सबके हैलाइड्स तो क्या होंगे, ट्राइहैलाइड्स कोवेलेंट, जबकि बिस्मथ का ट्राइहैलाइड कैसा होगा, आयनिक। ठीक, ये तो वन का नेचर। तीसरा इनकी ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो अगर आप इनकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो MX3, ठीक, अब मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, जैसे आप NCl3 ले लो या PCl3 ले लो, ये हैलाइड्स sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट के अंदर होते हैं। sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट के अंदर जैसे अमोनिया की स्ट्रक्चर होती है वैसे ही इनकी भी स्ट्रक्चर होती है। तो ये एक पिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर रहते हैं, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और एक क्या रहता है इनके पास, एक्स्ट्रा लोन पेयर। सेम इसी तरह फास्फोरस, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर, क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो ये इनका हाइब्रिडेशन स्टेट है, sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट है और सिंपल पिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो ये हुई बात ज्योमेट्री। हाइब्रिडेशन निकालना हमको अच्छी तरह से आता है, तो ये आपके sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो आपके पास कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बात समझ में आ रही है। फिर देखो जैसे अमोनिया को हमने डिस्कस किया था, इनके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट। एक तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये किसकी तरह काम कर सकते हैं,
लुईस बेस की तरह। जैसे अमोनिया में लोन पेयर प्रेजेंट था, वो लुईस बेस की तरह काम कर सकता था, ये भी लुईस बेस की तरह काम कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम सिर्फ नाइट्रोजन के हैलाइड्स का ही कैरेक्टर डिस्कस करें, जैसे मैं आपसे बोलूं लुईस बेस कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, NCl3 सॉरी NF3 NCl3 NBr3 और NI3। ठीक, तो सिंस ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ NF3 NCl3 NBr3 और NI3 इनका लुईस बेस कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, है ना। नॉर्मल जैसे आपने हाइड्राइड में दिमाग लगाया वो मत लगाना, वहां पे हमने एलिमेंट्स अलग अलग था, सेंट्रल एलिमेंट अलग अलग था, यहां पर सेंट्रल एलिमेंट क्या है बताओ, सेम। तो इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किस पर डिपेंड करेगी, सराउंडिंग एटम पर। तो आप देखो NF3 और NCl3, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां। बताओ फ्लोरीन क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन नाइट्रोजन से इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, करेगा। अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत टाइटली होल्ड कर लेगा। जबकि यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहां नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को NF3 की कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा कम टाइटली होल्ड करेगा। ब्रोमीन में और कम, आयोडीन में और कम, है ना। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, सेंट्रल एटम की अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी भी क्या होती जाएगी, कम। तो यहाँ पे सबसे अच्छा लुईस बेस कौन होगा, Ni3, फिर NBr3, फिर NCl3 और सबसे लास्ट में कौन होगा, NF3। लिख सकते हैं। तो ये हो गया इनका लुईस बेस कैरेक्टर। ठीक, तो ये ज्योमेट्री कभी कभी पूछ सकता है, तो ये ऑर्डर आपको अरेंज करना आना चाहिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो आप बहुत सारी चीजें रटते ही रहोगे, है ना। सिंपल है, सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम, अगर सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने नहीं देगा। बस अगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने नहीं देगा तो इसका लुईस बेस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम। चलो बहुत बढ़िया। थर्ड पार्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइहैलाइड्स। तो देखो ये सारे ट्राइहैलाइड्स हाइड्रोलिसिस में जाते हैं। जैसे अमोनिया, अमोनिया का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो बहुत ध्यान से देख रहे हैं इसको आप, ये आपके पास बनाता है NH3। क्या बनाता है, NH3। ठीक, प्लस 3HOCl बना लेगा ये। और तो मेन चीज क्या है, अगर आप NCl3 का हाइड्रोलिसिस करो तो मेनली आपको क्या मिलता है, अमोनिया गैस मिलती है। सिमिलरली अगर आप PCl3 का हाइड्रोलिसिस करो तो आपके पास बनाता है H3PO3 प्लस 3HCl। बैलेंसिंग तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो देखो यहां पे PCl3 हाइड्रोलिसिस होगा, क्या बनाएगा, H3PO3। वहीं पे अगर आप NCl3 का हाइड्रोलिसिस करो तो आपको क्या मिलेगी, अमोनिया गैस मिलेगी। तो ये इनका हाइड्रोलिसिस है, ये ध्यान रखना। हाइड्रोलिसिस भी आप NCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाओ, NH3 बनेगा। PCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाओ, क्या फॉर्म होता है अपने पास, H3PO3 फॉर्म होता है। ठीक, तो ये इनका हाइड्रोलिसिस है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपके ट्राइहैलाइड्स की, इनका स्ट्रक्चर, इनका कोवेलेंट कैरेक्टर, और ये एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन सिंपल सी। ठीक, सिंस PCl3 के हाइड्रोलिसिस से H3PO3 आपका एसिड फॉर्म हो रहा है। ठीक, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, और यहां से क्या फॉर्म हो रहा है आपका, अमोनिया। तो ये दो रिएक्शंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हुए ट्राइहैलाइड्स। ट्राइहैलाइड्स के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं किसको, अपने पेंटाहैलाइड्स को। तो आओ देखते हैं क्या होते हैं पेंटाहैलाइड्स और क्या क्या उनकी भी प्रॉपर्टीज होती है। तो एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर हम लोग पेंटाहैलाइड्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज, इन जनरल जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो उसके प्रोडक्ट को आप ऑक्सीडेशन स्टेट से भी आप आइडिया लगा सकते हो। जैसे यहां पे आप देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट आएगा -3। वैसे नाइट्रोजन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम, लेकिन नाइट्रोजन के छोटे साइज की वजह से हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज्यादा लेकर चलते हैं।
तो यहाँ नाइट्रोजन -3, तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी नाइट्रोजन कौन से स्टेट में होगा, -3। ठीक, सिमिलरली यहां पर देखो फास्फोरस +3 स्टेट में है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद भी फास्फोरस कौन से स्टेट में आएगा, +3 स्टेट में आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो, अगर यहां पर ये +5 में होता तो हाइड्रोलिसिस के बाद कहां पर आता, +5 स्टेट में ही आता। तो जहां पर ये अपना +3 स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाएगा, वहीं पर अमोनिया क्या बनाएगी, अपना रेस्पेक्टिव हाइड्राइड। चलो, तो ये हुआ इनका हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेंटा हैलाइड्स को। तो आओ देखते हैं पेंटा हैलाइड्स क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर हम पेंटा हैलाइड्स की बात करें तो नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड फॉर्म नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वो अपनी कोवेलेंसी को मैक्सिमम 4 ले आ सकता है, 4 से ज्यादा नहीं ले जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है, NCl5 इज नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। ठीक, तो वैकेंट d ऑर्बिटल्स की एब्सेंस की वजह से NCl5 फॉर्म नहीं होता है, पहली चीज। दूसरा, बाकी सारे पेंटालाइड्स बनते हैं, तो हम लोग को मेनली डिस्कस करना है फास्फोरस के पेंटालाइड्स, उन्हीं की प्रॉपर्टीज में हम ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो रेस्ट ऑल एलिमेंट्स कैन फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। ठीक, हाँ, जो आपका लास्ट एलिमेंट है बिस्मथ जनरली आपका ट्राइहेलाइड ही बनाएगा, ट्राइहेलाइड। कोई बता सकता है मुझे क्यों बनाएगा, इसलिए बनाएगा क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसकी +5 स्टेट क्या होती है, कम स्टेबल होती है। तो जनरली BiX3 आपका ट्राइहेलाइड बनाएगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक, तो इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग मेनली यहां पे इंटरेस्टेड है फास्फोरस के हैलाइड्स में, PX5 टाइप। ठीक, तो PX5 में कौन कौन हो गया, PF5, PCl5, PBr5 एंड PI5। PI5 जनरली अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। ठीक, अभी मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब आपको इस चीज पे और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा कि PI5 क्यों अनस्टेबल है। बट अभी ध्यान रखना, ये तीनों फेयरली स्टेबल है, लेकिन PI5 अपनी सराउंडिंग एटम्स की बड़े साइज की वजह से कैसा होता है, अनस्टेबल। चलो देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद। फिर मेन बात करते हैं इनके हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री की। हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। देखो मेन चीज काम की यहां पर आप किसी भी फॉस्फोराइड का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ये sp3d स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में होता है, sp3d हाइब्रिडेशन स्टेट में है। और जब sp3d हाइब्रिडेशन होता है तो बताओ कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनेगी कैसी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये जो आपके पेंटाहेलाइड्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, sp3d हाइब्रिडेशन स्टेट शो करते हैं। और कौन सी ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में। आओ इनकी ज्योमेट्री बनाते हैं, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। देखो ये आपका सेंट्रल एटम फास्फोरस, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। इस तरह से आपके पास बनेगा एक ट्राइगोनल प्लेन, एक क्लोरीन इस प्लेन के ऊपर और एक क्लोरीन इस प्लेन के नीचे। तो ये जो ज्योमेट्री बनी इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। अगर आप इनके टॉप पॉइंट्स को मैच करोगे, देखो एक पिरामिड ऊपर बनेगा, सेम इसी तरह एक पिरामिड यहां पर नीचे फॉर्म होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। क्लियर। अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारी चीजें जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है। देखो
ये जो आपको बॉन्ड्स दिखाई दे रही है, 3 बॉन्ड्स जो है ट्राइंगल वाले, इनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक। और ये जो आपको 2 अलग से बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये पीसीएल और ये पीसीएल, इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक। ऑल्दो ये सब मैं आपको बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं और आप पढ़ भी चुके हो, फिर भी हम चीजों को वापस रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मेरा फंडा है, आप जितना रिपीट करोगे आपको उतना ही ज्यादा याद होगा। ठीक। तो देखो, ये आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं। एक्सियल बॉन्ड्स की लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड्स से क्या होती है? ज्यादा होती है। पहले समझ लेते हैं क्यों होती है, फिर इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख भी लेंगे। आप देखो, ये जो क्लोरीन है, इन सब क्लोरीन्स के पास 3-3 लोन पेयर्स है। ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये क्लोज टू 120 डिग्री है, ऑलमोस्ट 120 डिग्री एंगल पर है। जबकि जो आपके एक्सियल बॉन्ड्स है, तो एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड में बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। अगर यहां पर बॉन्ड एंगल कम है, तो लोन पेयर, इन दोनों के लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। देखो, बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा, एटम्स उतने ज्यादा दूर होंगे, है ना। जैसे एक बॉन्ड है ऐसा, ये वाला 120, एक बॉन्ड है 90, तो बताओ एटम्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा कहां पर होगी? जहां पर 120 डिग्री एंगल होगा। जैसे ही बॉन्ड एंगल 90 हुआ, रिपल्शंस क्या होंगे? ज्यादा। वैसे भी 90 डिग्री पर मैक्सिमम रिपल्शंस होते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री पर है, तो इस क्लोरीन और इन तीनों क्लोरीन के बीच में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए ये जो क्लोरीन है थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही क्लोरीन ऊपर शिफ्ट होगा, फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अगर ये आपका प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन, यहां पे एक पीसीएल बॉन्ड है, तो इस क्लोरीन को ये सारे क्लोरीन क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए ये क्लोरीन थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। जैसे ही ऊपर उठा, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। तो इस रिपल्शन की वजह से जो आपके एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से लेंथ में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। ठीक, समझ तो आप गए हो कि यहां पर रिपल्शन को कम करने के लिए पीसीएल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। राइट। एक्सियल पीसीएल बॉन्ड, सिंपल में तो एक्सियल जनरलाइज कर रहा हूं। एक्सियल बॉन्ड्स आर greater in length than the equatorial bonds. ठीक, axial bonds are greater in length than the equatorial bonds as to minimize repulsion between axial and equatorial chlorine atoms. सिंपल बोलो, as to minimize the lone pair repulsion, as to minimize this lone pair repulsion between two chlorine atoms. The axial bonds extend and become greater in length. ठीक, तो ये क्या करते हैं? अपनी लेंथ को इंक्रीज कर लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास यहां पर 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक एक्सियल बॉन्ड्स और दूसरे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, ये अपनी बॉन्ड लेंथ को क्या कर लेते हैं? इंक्रीज कर लेते हैं। तो पीसीएल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है। आप ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, लिख के दे देगा ऑप्शन में, इन PCl5 ऑल PCl बॉन्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ। तो आप क्या बोलोगे? ऐसा नहीं होता है, सारे PCl बॉन्ड सेम लेंथ के नहीं होते हैं। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन पेंटाहेलाइड्स की, इनकी स्ट्रक्चर, इनके बीच में बॉन्ड एंगल और इन बॉन्ड्स की बॉन्ड। इसे कॉपी करो,
फिर हम लोग इसमें और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिर देखो कुछ और प्रॉपर्टीज इन्हीं के बारे में। एक तो आपने देख लिया बॉन्ड लेंथ के बारे में, दूसरा अब देखो छोटे छोटे बॉन्ड एंगल्स हैं 90 डिग्री 120 डिग्री, तो यहां पर रिपल्शंस क्या होते हैं ज्यादा। तो दूसरी जो इन हैलाइड्स की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड एंगल्स, ड्यू टू बॉन्ड एंगल्स of 90 degree and 120 degree, these pentahalides are not much stable। ठीक, तो यहां पर सिंस क्या है, बॉन्ड एंगल्स बहुत छोटे छोटे हैं, 90 डिग्री क्लोरीन के बीच में 120 डिग्री, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन स्टिल यहां पर रिपल्शंस एग्जिस्ट करते हैं और ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं ना, तो आर नॉट मच स्टेबल एंड ये डीकंपोज होते हैं एंड डीकंपोजेज टू गिव स्टेबल ट्राइहैलाइड्स। ठीक, ये डीकंपोज होते हैं और डीकंपोज होकर क्या बनाते हैं ट्राइहैलाइड्स। तो ये जो PCl5 गैस है आपका, इसको आप हीट करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ट्राइहैलाइड PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक, अब देखो मैंने क्या लिखा है गैस, तो आप ये ध्यान रखना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये जो PCl5 के आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, दिस इज इन वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट बोल लो सिंपल। ठीक है, तो आपका PCl5 क्या होता है, sp3d हाइब्रिडाइज्ड होता है और उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। कौन सी स्टेट में, वेपर स्टेट में। ठीक, अगर आप वेपर स्टेट में नहीं हो, आप अगर सॉलिड स्टेट में बात कर रहे हो, तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। इन सॉलिड स्टेट PCl5 exist या PCl5 is ionic in nature and exist as PCl4 plus and PCl6 minus। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। गैसीय स्टेट में तो ये कैसा है, कोवेलेंट। कैसा है, कोवेलेंट। लेकिन अगर आप सॉलिड स्टेट में PCl5 को ले आओ तो सॉलिड स्टेट में ये कैसा होता है, आयोनिक। और किस तरह से एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। ये जो कैटायन है, दिस इज अ टेट्राहेड्रल कैटायन। टेट्राहेड्रल कैटायन कौन सी स्टेट में है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के अंदर। वहीं पर ये जो आपका एनायन है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल एनायन। ऑक्टाहेड्रल एनायन sp3d2 स्टेट में। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट में PCl5 आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। वहीं अगर आप PF5 की बात करो तो PF5 सॉलिड स्टेट में भी कैसा होता है आपका, कोवेलेंट ही होता है। ठीक, ये आयनिक नहीं होता, ये कोवेलेंट है। लेकिन PCl5 सॉलिड स्टेट में कैसा होता है, कोवेलेंट। सेम इसी तरह PbrF5 ये भी सॉलिड स्टेट में कैसा होता है, आयोनिक। और ये एग्जिस्ट करता है PbR4 प्लस एंड Br माइनस की फॉर्म में। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम लोग यहां पर सीखने जा रहे हैं। PCl5, PbR5, PF5 गैसीय स्टेट में कैसे होते हैं, कोवेलेंट। और तीनों ही sp3d हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि सॉलिड स्टेट में PCl5 कैसा होता है, आयनिक। एक टेट्राहेड्रल कैटायन और एक ऑक्टाहेड्रल एनायन फॉर्म करता है। वहीं पर PbR5 ये भी आयनिक होता है, किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PbR4 प्लस, वही टेट्राहेड्रल कैटायन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और एक एनायन Br माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत काम में आने वाला है अपने। इसके अलावा एक और चीज मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। मैंने आपसे क्या कहा था कि Pi5 क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो देखो Pi5 अनस्टेबल क्यों होता है, यही ज्योमेट्री आपकी।
अगर यही ज्योमेट्री मैं Pi5 को लेकर बनाऊं तो आयोडीन का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, कुछ ऐसा। तो अगर आयोडीन का साइज बड़ा है तो यहां पर स्टेरिक रिपल्शंस क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत हो गई है। तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से जो आपका Pi5 होता है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए Pi5 जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, वेपर स्टेट में वो अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसकी साइज बहुत बड़ी है, बड़ी साइज की वजह से यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट इज दिस, जो रेड ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये आपको याद रखना होगा। इसको हम बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं और दोबारा भी पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। PCl5 सॉलिड स्टेट में, PCl5 PBr5 दोनों ही सॉलिड स्टेट में कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं और इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? चलो, ये हुई अपनी प्रॉपर्टी ऑफ हैलाइड्स। दो तरह के हैलाइड्स डिस्कस किए हमने, एक ट्राई हैलाइड्स और दूसरे पेंटा हैलाइड्स। कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं इस ग्रुप के ऑक्साइड्स की तरफ कि ये किस तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं और उनका नेचर क्या होता है। फिर देखो इस ग्रुप के ऑक्साइड्स, इस ग्रुप के ऑक्साइड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम सिर्फ इनका बेसिक आइडिया ले रहे हैं, फिर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एक एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो ऑक्साइड्स की बात करते हैं। बहुत सारे टाइप के ऑक्साइड्स यहां पर बनते हैं। मेन हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड्स को। तो नाइट्रोजन तो पूरी एक सीरीज बनाता है ऑक्साइड्स की। देखो मैं आपको नाम गिनाना शुरू करूं, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। तो आप यहां पे नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहां नाइट्रोजन +1, यहां +2, यहां +3, यहां +4, यहां +5। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड्स बनाता है। पहले मैं आपसे जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करूं इन्हीं की पांचों की। तो ये हम लोगों ने सीखा है, नहीं सीखा है तो आज सीख लो दोबारा से, कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और जैसे जैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे इनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो ध्यान देना, एसिडिक कैरेक्टर अगर मैं यहां डिस्कस करूं, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, ठीक, विच इज इन टर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो बताओ इन ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। भाई देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है तो साथ में आपका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज। तो ये इनका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा N2O, NO, N2O3, NO2 और सबसे लास्ट में कौन आएगा, N2O5। यानी N2O5 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा जबकि N2O सबसे कम एसिडिक होगा। ठीक, तो पहली चीज एसिडिक कैरेक्टर। तो अगर हमने एसिडिक कैरेक्टर की बात कर ली है तो थोड़ा इसको और एलाबोरेट कर लेते हैं। आप ध्यान देना, थोड़ी इंफॉर्मेशन, N2O+1 स्टेट, NO+2 स्टेट, N2O3, NO2 एंड N2O5। जहां ये तीनों ऑक्साइड्स नेचर में मेनली एसिडिक होते हैं क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज्यादा है ना, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जा रहा है। वहीं पर ये दोनों ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं, जनरली न्यूट्रल, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, कम। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज, जहां N2O और NO अपने न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, ये बाकी तीनों ऑक्साइड्स नेचर में कैसे हैं, एसिडिक। तो पहले तो हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? कॉपी करो इसको एक बार आप, ठीक। फिर हम देखते हैं एक इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी यहीं डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे, हो सकता है कभी कभी आपके काम में आ जाए। ठीक, तो देखो नेक्स्ट देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। आप तो सिंपल सी चीज याद रखना है, एक जो थर्मल स्टेबिलिटी है
दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स के लिए। यानी इनका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स। सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा, N2O, और सबसे कम कौन होगा आपके पास, N2O5। वो जब आप अब इनकी स्ट्रक्चर देखोगे वहां से भी आइडिया लगा सकते हो, मल्टीपल बॉन्ड्स की टेंडेंसी कम होती जाएगी। ठीक, तो अभी स्ट्रक्चर देखते हैं, वहां पे आप और डिस्कस कर लोगे, बट मेन पार्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर इनका एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर? चलो अब मैं आपको इनके स्ट्रक्चर से मिलवाता हूं। तो देखो स्ट्रक्चर्स थोड़ा आपको याद भी रखना होगा, फिर हम अभी आगे चल के इनको एक एक करके अलग डिस्कस करेंगे, तब दोबारा से इनकी स्ट्रक्चर को और डिस्कस करेंगे। बट स्टिल थोड़ा फोकस करना, ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला मैं लेता हूं N2O। ठीक, तो इसके स्ट्रक्चर आप बनाओ। देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड N, 3 इलेक्ट्रॉन तो आपस में शेयर कर लिए। इस नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को देकर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर बना लिया। तो N ट्रिपल बॉन्ड NO, ये हो गई N2O की स्ट्रक्चर। ठीक, सेकंड आपके पास क्या आएगा, सेकंड है आपका NO। देखो आप गिनो, नाइट्रोजन में 7 प्लस ऑक्सीजन में 8, टोटल यहां पे 15 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऑड। यहां देखो 7 इंटू 2 14 प्लस 8, यहां कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 22 इवन। तो ये जो आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, ऑड। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कौन से मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हैं, और एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल नेचर में हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। क्यों होता है भाई, पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताओ क्या आप 5 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर ही नहीं सकते हो, तो हमेशा एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आना ही आना है। तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना ही आना है, तो ये सब्सटेंस नेचर में हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। तो आप ध्यान रखना, कई अभी 1-2 और आएंगे, जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे ऑक्साइड हो, चाहे क्लोराइड हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वो नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। चलो देखो NO, इसके स्ट्रक्चर N, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तो म्यूचुअल शेयरिंग से बना लेते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 थे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में काम में आ गए, बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो वहां से ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। जनरल बॉन्ड में तो क्या होता है, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन NO में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू यहां पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और बताओ ये नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। चलो और आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंपाउंड कौन है, थर्ड कंपाउंड है आपके पास N2O3। देखो N2O3 की स्ट्रक्चर, N डबल बॉन्ड O। ठीक, यहां से एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, एक और डबल बॉन्ड O। देखो इस नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन काम में ले लिए, एक इसके पास बचा हुआ है, और ये नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो इस तरह कंपाउंड बना आपका N2O3। क्या बना, N2O3 बनेगा। फिर देखो फोर्थ कंपाउंड, दैट इज योर NO2। फिर से गिनो, देखो यहां गिनो, 7 2 14, 14 and 24, 14 and 24 हो गया आपके पास 28, 38 है ना। 14 इसके और 8 3 24 इसके, 38 इलेक्ट्रॉन्स इवन है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या नहीं होगा। ठीक, हाँ ये ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इतना आप बोल सकते हो। फिर देखो NO2, 7 + 16 23, अगेन ये कैसा मॉलिक्यूल है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। बताओ नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। स्ट्रक्चर तो बहुत आसान है। देखो NO2 साथ बॉन्ड बना रहा है, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास रह जाएगा।
जिसकी वजह से क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां शेयर कर लिए, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, थोड़ा ऐसा बनाओ इसके स्ट्रक्चर को आप, N डबल बॉन्ड O और ये एक रह गया इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से नेचर में कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। फिफ्थ कंपाउंड कौन है, N2O5, ठीक। तो देखो N2O5, अच्छा एक और चीज, NO2 कभी कभी ना एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर की फॉर्म में। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को यूज करके ये क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो NO2 जनरली एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो डाइमर कैसा बनेगा, N डबल बॉन्ड O। ये एक नाइट्रोजन, ऐसा ही एक और नाइट्रोजन होगा, N डबल बॉन्ड O एंड O। दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और इस तरह से आपका ये N2O4 डाइमर बनता है, ठीक। दूसरा एक और चीज याद रखना, ये जो NO2 होता है ये एक ब्राउन कलर्ड गैस होती है। कैसी गैस होती है, ब्राउन कलर्ड। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको धीरे धीरे कलर वगैरह भी याद होते रहे, ठीक। तो NO2 का ब्राउन कलर होता है और जनरली ये किसकी एक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा और क्या बना लेगा, N2O4 बना देगा, ठीक। अब आप मुझे बताओ, अगर ये N2O4 की स्ट्रक्चर है तो N2O5 की स्ट्रक्चर क्या होगी, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। नाइट्रोजन के बीच में बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बीच में आ गया, N2O5 की आपकी स्ट्रक्चर कंप्लीट होगी। तो ये कुछ मेन ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के, सबकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई, N2O, NO, N2O3, NO2, इसका डाइमर और ये आपका N2O5। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना होगा, कभी कभी इनकी स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली काम में आ जाती है। कॉपी करो, फिर आपको मैं फास्फोरस के ऑक्साइड से मिलवाता हूं। फिर देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस को, ठीक। तो आपका फास्फोरस भी 2 तरह के ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, एक P2O5 और एक P2O3, ठीक। तो 2 तरह के ऑक्साइड्स हैं, ट्राइऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड, लेकिन ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। P2O3 तो आपका एग्जिस्ट करता है P4O6 की फॉर्म में, वहीं पर जो आपका P2O5 है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4O10। तो ये डाइमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनकी स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो स्ट्रक्चर बनाना आसान भी बहुत है और इंपॉर्टेंट भी है। आओ स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो पहले हम बात करते हैं P4O6। तो कुछ नहीं करना है, 4 फास्फोरस एटम बनाओ, लाइक दिस, बना दिए। सबके बीच में एक एक ऑक्सीजन बांट दो। कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4। कितने ऑक्सीजन और बचे, 2। तो 2 ऑक्सीजन से बाकी बचे हुए 2 फास्फोरस को कनेक्ट कर दो। ऐसा करते हैं, ठीक। एक ऑक्सीजन आपका ये रहा, ये फास्फोरस, और ये रहा आपका दूसरा ऑक्सीजन और ये दूसरा फास्फोरस, ठीक। ये जो आपका कंपाउंड बना, ये बना P4O6। बड़ी आसान सी स्ट्रक्चर, 4 फास्फोरस बनाओ और सबको O बॉन्ड के साथ बॉन्ड कर दो, लिंक्ड हो गए सब। सिंस फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अभी भी हर फास्फोरस के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर्स प्रेजेंट है और ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी P4O6 की। अब देखो, अगर आपको P4O6 की स्ट्रक्चर पता है तो आप किसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो, P4O10 की। बताओ P4O6 से P4O10 बनाने के लिए आपको और कितने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, 4। बताओ क्या वो ऑक्सीजन यहां बीच में कहीं कनेक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस की कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 5। तो जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो इन चारों फास्फोरस के साथ लिंक होगा। तो ये तो अपना कंपाउंड हुआ P4O6। वहीं अगर आप P4O10 की स्ट्रक्चर बनाओ तो सेम स्ट्रक्चर रिपीट करनी है, फास्फोरस 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 फास्फोरस। पहले इनको लिंक करते जाओ ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक। एक ऑक्सीजन इधर से
और एक ऑक्सीजन आपका इधर से। हो गया? ये तो क्या बना P4O6। अब जो बाकी 4 ऑक्सीजन बचे उनको आप कनेक्ट करते जाओ इस फास्फोरस के साथ, तो ये बन गई आपकी P4O10 की स्ट्रक्चर। तो ये 2 ऑक्साइड्स फास्फोरस के, एक P4O6 या फिर ये P2O3 का डाइमर बोल सकते हो, सिमिलरली P4O10 जो P2O5 का डाइमर है। अब इसकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपसे वो कई तरह के बॉन्ड्स का नंबर पूछ सकता है। जैसे यहां पूछे आपसे नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स, नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स बताओ कितने POP बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6। इतने ही POP बॉन्ड्स इधर भी होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स तो क्या होते हैं, सेम। हाँ, आपसे पूछ ले नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स, तो बताओ P4O6 में तो ऐसे बॉन्ड्स कितने होंगे, 0 है ना, यहां तो एक भी PO बॉन्ड नहीं है। बताओ यहां कितने होंगे, 1 2 3 4, तो कितने होंगे 4 P डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स। ठीक, तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर से वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ P4O10 में या फिर P4O6 के अंदर आपके पास कितने POP या फिर कितने PO बॉन्ड होंगे। तो ये आपके फास्फोरस के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट की स्ट्रक्चर्स, इनकी स्ट्रक्चर्स आपके काम में भी आएगी और कई बार इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फर्दर मैं अगर इन दोनों का एसिडिक नेचर डिस्कस करूं, देखो है तो ये एसिडिक ही, एसिडिक नेचर अगर आप डिस्कस करो तो P4O10 या P2O5 +5 स्टेट, ये +3 स्टेट, इन दोनों में P2O5 क्या होगा, इज मोर एसिडिक देन P2O3। तो ये इनका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर, P2O5 इज मोर एसिडिक देन P2O3। क्लियर है, समझ में आ रही चीज? चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हम चाहें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैं पेंटालाइट की बात कर रहा हूं, एक N2O5 लें, एक P2O5 लो, एक आप AS2O5 लो। मान लो आपको इनके एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करना है, एसिडिक कैरेक्टर, बताओ इनका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या बनेगा। फिर से वही चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, +5 +5 +5। बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो N2O5 विल बी द मोस्ट एसिडिक, देन आपका आएगा P2O5 और लास्ट में कौन आएगा, AS2O5। आप चाहो तो अलग अलग ऑक्साइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यहां पर रिलेट कर सकते हो। जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर है? चलो, तो ये अपने हुए 3 टाइप ऑफ मेन कंपाउंड्स, इस ग्रुप के हमने 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को डिस्कस किया, एक हाइड्राइड्स, एक हैलाइड्स और एक ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में आपने देखा कि इनकी स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको हर ऑक्साइड की स्ट्रक्चर बना के बताई है, फिर हम इनको दोबारा डिटेल में और डिस्कस करेंगे। दूसरा हैलाइड्स, तो हैलाइड्स में मैंने आपको 2 तरह के हैलाइड्स बताए थे, ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स। इंपॉर्टेंट है अपने पेंटा हैलाइड्स, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो आपका एक्सियल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ इक्विटोरियल बॉन्ड से क्या होती है, ज्यादा होती है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि PCl5 और PBr5 ये सॉलिड स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक फॉर्म में। PCl4+ ये बनाता है PCl6-, ये PBr4+ और Br-। ठीक, तो ये इनकी सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर्स हैं, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, चलो तो बहुत कुछ सीख लिया हमने आज, इतनी इन्फॉर्मेशन आज हमारे लिए बहुत है। आप एक बार इस लेक्चर को रिवाइज करो, इन सब चीजों को रिवाइज करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कॉमन कंपाउंड्स खत्म कर लिए हैं, अब हम लोग मूव करने वाले हैं इंडिविजुअल एलिमेंट पे। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, कि नाइट्रोजन एलिमेंट क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं।